बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पुराने मंसूबे और तख्तियाँ नहीं, ये बात तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बिल्कुल फिट आती है। कहा जाता है कि हुकूमत जो है पुराने मंसूबों का नए सिरे से इफ्तिताह कर देती है। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। सेहत इंसाफ कार्ड को ले लीजिए, जो कि पहले पाकिस्तान सेहत कार्ड था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम में तब्दील कर दिया। भाषा डैम पर तामीराती काम का चौथी बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया और उससे पहले इसका संगे बुनियाद भी रखा जा चुका है, इफ्तिताह भी कई बार हो चुका है। इसी तरह एक मंसूबा था तैयब उर्दगान अस्पताल का, जिसका शहबाज शरीफ ने भी इफ्तिताह किया था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसका इफ्तिताह किया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी के एक और मंसूबे का इफ्तिताह किया है, यानी कि कायदे आज़म बिजनेस पार्क का, जिसका पहले नाम कायदे आज़म इंपीरियल पार्क था। इस पार्क के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान और सीएम पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब क्या फरमा रहे हैं, वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस इकनॉमिक जोन में 5 लाख लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी और ये 1536 एकड़ रकबे के ऊपर होगा और उसमें 200 एकड़ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगेगी और इसके 653 यूनिट्स यहाँ पे इंशाल्लाह लगेंगे। और इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये लाहौर के बिल्कुल नज़दीक और मोटरवे के ऊपर है। ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसकी लोकेशन भी मैं देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त है, मोटरवे के ऊपर है, परफेक्ट लोकेशन है। 2 हब्स हैं, फैसलाबाद और लाहौर उसके बीच में है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो इसकी लोकेशन की है। तो हबीब साहब, मंसूबे पुराने, तख्तियाँ नई, तहरीक इंसाफ का अपना कोई विजन, अपनी कोई सोच नहीं है, फिर अब ढिटाई से क्रेडिट भी ले जाती है। वैसे एक तो मैं आपकी गुफ्तगू में तंज जो है ना, इसके बारे में क्या अर्ज़ करूं। ज़ाहिर है आप इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, तो आप तंज करना चाहें, कोई फ़िक्रा कसना चुस्त करना चाहें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। बात यह है कि मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, वो पाकिस्तान ने पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लड़ाइयों की वजह से यके बाद दीगरे और इख्तलाफात की वजह से हमने बड़ा पैसा ज़ाया किया है, बड़ा वक्त ज़ाया किया है। ये हमने अपनी आंखों से देखा। जो थर कोल प्रोजेक्ट था वो एक फुटबॉल की तरह कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको शुरू करती थी 90s की दिहाई में और कभी PMLN आके उसको रोक देती थी। हमने फिर ये भी अपनी आंखों से देखा कि मोटरवेज जो थे वो नवाज शरीफ बना के गए थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या तो उन्हें डिले करती थी या उन्हें छोटा करना शुरू कर देती थी। देखिए, पहली दफ़ा ये क्रेडिट एक आदमी को दिया जाता है, वो दिया जाना चाहिए। वो आदमी है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। मैं उनसे सख्त इख्तलाफात रखता हूँ उनकी आमरीत की वजह से, लेकिन वो साहब थे जिन्होंने पिछली हुकूमत के जो प्रोजेक्ट थे मोटरवेज़ के, उनको आगे बढ़ाया। उनके बने हुए इदारों में कोई ख़राब करने की कोशिश नहीं की, उनको आगे बढ़ाया, बल्कि कुछ नए इदारे। उसके बाद जी तख्तियाँ भी अपनी लग गई थी, कोई मसला नहीं। हर पोलिटिकल गवर्नमेंट को ये हक हासिल होता है कि वो तख्ती हर मरहले पे लगा ले। सही। उसके बाद आप देखिए कि इस हुकूमत ने कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था। उस वक्त इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हुआ करते थे चौधरी शफीक साहब, तो उन्होंने इसके लिए ज़मीन भी एक्वायर की, बड़ी हड़तालें हुई, उन्होंने उन हड़तालों को भी मैनेज किया, यहाँ पर गैस अप्रूव करवाई, बहुत कुछ करवा लिया। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है 2016-17 के बाद फिर आपको पता है सियासी हालात की वजह से ये मनसूबा खटाई में पड़ गया और सियासत की नज़र हो गया। अब अक्टूबर 2019 में इस मंसूबे को, बड़ा आसान काम था ना कि आप इस मंसूबे को पड़ा रहने देते कि शहबाज शरीफ का नाम है इस पे। इस मंसूबे को नबील हाशमी साहब, एक पहले जिन्होंने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई थी, उसमें बड़ा बुला के उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि इसको शुरू करें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मंसूबा चे जाए के फाइलों में दफन हो जाता और हमेशा के लिए पाकिस्तान के शहरियों के, पंजाब के शहरियों के इतने पैसे गर्क हुए रहते। वो जमीन पड़ी हमें क्या दे रही है। अब उसके ऊपर इंडस्ट्री लगने के असबाब पैदा हुए। तो मेरी नबील हाशमी से बात हुई थी। नबील हाशमी मुझे बता रहे थे कि उनके कुछ प्लॉट बिक भी रहे हैं, यानी लोग उसमें इंटरेस्ट शो कर। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सीलेंट मूव है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ होनी चाहिए। उन्हें आप जैसे लोगों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कि जो इस पे तनकीद करें जी पुरानी तख्तियां और नई तख्तियां और ये तख्तियां वो तख्तियां, बिल्कुल वो तवज्जो ना करें, लेकिन पुराने लोगों को थोड़ा क्रेडिट तो दे देना। देखिए, पुराने लोगों का क्रेडिट जो है वो बन रहा है। आप देखिए, इसमें हमें कुछ चीजें ड्यू क्रेडिट्स लोगों को देने चाहिए। यस, ये मंसूबा शहबाज शरीफ ने शुरू किया, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा, और शहबाज शरीफ फिर दूसरे आदमी थे जिन्होंने मंसूबे आगे बढ़ाए पुरानी हुकूमतों के।
रिंग रोड मंसूबा चौधरी परवेज इलाही ने शुरू किया, लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने उसको आगे बढ़ाया। इसी तरह आप देख लीजिए कि पहली बार जो ट्रेन शहर लाहौर शहर के अंदर ट्रेन चलेगी, अंडरग्राउंड चलेगी, ऊपर चलेगी, मैंने पहली दफा ये परवेज इलाही से बात सुनी थी। उसके बाद वही कॉन्सेप्ट इंप्रूव हुआ, इवॉल्व हुआ, वो मेट्रो बस में ढला, ऑरेंज ट्रेन में ढला। तो अब आपको ये सारे के सारे मंसूबे फिर आगे काम आ रहे हैं, काम आ रहे हैं मंसूबे। एक मंसूबा रावी का भी तो है ना, जो रावी किनारे एक शहर बसाना है दुबई तर्ज का। अब आप इस पे फिर कहेंगे कि जी पुराना मंसूबा और नई तख्ती, आप यही चलाना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं तो पूछ देखिए रही हूं बात यह है कि वो मंसूबा भी मैंने पहली दफा, आज मैंने जीएम सिकंदर साहब से बात की, तो जीएम सिकंदर साहब चौधरी परवेज इलाही के ज़माने भी इस तरह की कोई बात चली थी, और महमूद बूटी के करीब कोई एक कतरी इन्वेस्टमेंट कतरी कोई रॉयल फैमिली की कोई खातून थी जो इन्वेस्ट करना चाहती थी वहां पे, लेकिन वो बात फिर इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से बीच में रह गई। फिर 2013 में शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे को शुरू किया, नोटिफिकेशन कागज पे ले आए, पहले आइडिया पे आया, फिर कागज पे ले आया, और अगर ये हुकूमत उसको जमीन पे ले आती है तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को दाद देनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। और मैं आपकी जो उस पे जो आपने इब्तदाई में बात की थी, मैं उस पे एहतजाज करता हूँ। आप उस पे एहतजाज करें, लेकिन मेरा इस पर एहतजाज है साथ कि ठीक है, अच्छी बात है, आप पुराने मंसूबों को आगे लेकर चल रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से अगर वो कार्ड चलता रहता तो क्या आपकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी हो जाती कि आपने उसका नाम तब्दील कर दिया? जो ड्यू क्रेडिट है वो तो देना बनता है। मैडम आप इसमें गलत कह रही हैं और हबीब साहब दुरुस्त कह रहे हैं। आप इनके साथ हैं। मैं देखें, आपने अपने इब्तदाई के अंदर एक प्रोजेक्ट जिसका नाम लिया वो दयामीर भाषा डैम भी था। बिल्कुल। मैं गुजारिश करूं कि दयामीर भाषा डैम पिछले 40 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो स्टार्ट कर रही हैं, डिले कर रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं, डिले कर रही हैं। मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट में, और ये डिस्क्लोजर ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दयामीर भाषा डैम का एक इम्प्लीमेंटेशन केस चल रहा है उसमें मैं वकील हूँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत ही इंटीमेटली जानता हूँ। करंट चेयरमैन वापटा जनरल मुजम्मिल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बहुत तनकीद हुई हबीब साहब, हम सब ने तनकीद की, सच्ची बात है, हम सब ने तनकीद की, चंदा इकट्ठा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और करंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इनकी कोशिशों के बगैर ये डैम नहीं स्टार्ट होना था। इसमें हमारी चाइनीज़ लोगों ने बड़ी मदद की। 4,500 मेगावाट का ये डैम है, जिस दिन बन जाएगा तो ये दुनिया के जो टॉप 5 या 6 डैम्स हैं उसके अंदर इसका नाम होगा। तो ये कहना कि दयामीर भाषा डैम के ऊपर तख्ती लगा दी है इमरान खान ने, देखें जी वो उसको, तो ये कोई बातें नहीं है। दयामीर भाषा डैम अगर फॉर एग्जांपल पूरी तरह चुस्त तरीन पेस पे चले, यानी कि आपको पता है कि हबीब साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, आपको पता है कि 2013 के अंदर कहा गया था कि ये डैम जो कि 2013 से 16 के अंदर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दरमियान के अंदर ये इस डैम को बनाने का और कंप्लीट करने का 2020 की डेट थी, फिर उसको 2037 पे ले गए। बहुत हमारी पाकिस्तान की बड़ी अखबारों की खबरें लगी हुई हैं कि दयामीर भाषा डैम 2037 तक नहीं बनेगा, और अब वो बन रहा है। इस हफ्ते उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, कुछ सालों के अंदर 2026-27 तक। तो बहुत अच्छी बात है। मेट्रो पे तनकीद होती थी ना, हुकूमत कहती थी जंगला बस, अब उसका क्रेडिट भी ले रही है। बात पूरी होनी चाहिए। बात पूरी होने का ये है कि दयामीर भाषा डैम को सिर्फ बनाने का जो टाइम है ना, वो हुकूमत के टेन्योर से ज्यादा। कोई भी हुकूमत उसको आज शुरू करेगी तो इस टेन्योर के अंदर पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की टेन्योर 5 साल है और ये डैम 5 साल से ज्यादा में बनेगा। तो क्या करें? नहीं, ये आगे नहीं जा सकते। जरूरी बात, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, मोटरवे जो है वो सारी एक टेन्योर के अंदर नहीं बन सकती। आप आज एक नई मोटरवे आप सीपेक शुरू करें तो सीपेक किसी एक हुकूमत के टेन्योर के अंदर नहीं बन सकता। कुछ हुकूमतें उसको शुरू करेंगी, कुछ हुकूमतें उसको आगे लेके जाएंगी, फिर किसी और हुकूमत के अंदर उसके अंदर 2 प्रोजेक्ट्स और लगेंगे, फिर इवेंचुअली किसी हुकूमत के अंदर ये पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भी हुकूमतें आएंगी जो उसके ऊपर एक नई सीमेंट फैक्ट्री चला देंगी, एक नई एक्सप्लोरेशन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कर देंगी, और हर दफा हम यहाँ पे बैठ के कहेंगे नहीं असल में इसको तो हुकूमत को करना ही नहीं चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को, ये तो वो 1960 के अंदर जब पहली दफा संगे बुनियाद रखी गई तो उसी प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट है। ऐसे नहीं होता, सारी दुनिया में ऐसे नहीं होता। जो प्रोजेक्ट्स जॉर्ज बुश के टाइम पीरियड के ऊपर शुरू हुए और ओबामा के टाइम पीरियड के अंदर खत्म हुए, उस पे ओबामा ने अपनी ही प्लैक लगाई, उस पे जॉर्ज बुश को बुला के उसकी प्लैक नहीं लगवाई। जो प्रोजेक्ट्स ओबामा के टाइम पीरियड के ऊपर शुरू हुए और ट्रंप के टाइम पीरियड के अंदर खत्म हुए, उस पे ट्रंप ने ओबामा को बुलवा के नहीं कहा कि वाह 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 ओबामा। सारी दुनिया के अंदर जब शुरू होता है प्रोजेक्ट तब भी प्लैक लगती है, जब उसके कुछ संख्या माइलस्टोन्स
کمپلیٹ ہو جائے تب بھی پلاک لگتی ہے. اور میں صرف یہ بات درست ہے کہ کچھ پروجیکٹس کے اندر نام چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پہ ہمارے پاکستانی کلچر میں نا مجھے آپ کی بات سے یہاں پہ بڑا شدید اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ہم نے بہت سارا ٹائم ایک دوسرے کے منصوبے تباہ کرنے میں لگایا. بالکل. لیکن ہمیں یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر دیامیر بھاشا ڈیم جیسا منصوبہ جس میں وہ گئے ہیں, جس پہ انہوں نے کام کی رفتار, اور پاکستان کو مبارک ہو اس میں, اور پاکستان کی نو ڈاؤٹ پاکستان کا وہ منصوبہ ہے. لیکن اس پہ اگر وہ دو سابق وزرائے اعظم ہماری اسمبلی میں بیٹھے, اگر شاہد خاقان عباسی کو اور راجہ پرویز اشرف کو وہ ساتھ لے جاتے, ایک فون کال کی دوری پہ ہے نا یوسف رضا گیلانی جنہوں نے ان کو شروع کیا, ضرور لے جاتے, کو بھی ساتھ لے جاتے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, عزت میں بھی اضافہ ہوتا. بالکل صحیح بات. آئندہ کے لیے ڈیم کا منصوبہ رکتا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن حبیب صاحب اگر ساتھ بھی لے جاتے, آپ کی بات درست ہے, بڑا اچھا ہوتا کہ فارمر چیف جسٹس کو بھی ساتھ لے جاتے, چیئرمین. ویسے تو ساری ہیرارکی گئی تھی بہت سے, اور ہو سکتا ہے کہ انویٹیشنز گئے ہوں, مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہے. سوال جو ایفیکٹیولی ہو رہا تھا وہ یہ کہ کیا جب وہ انوگریٹ ہوا اس ہفتے, اس کا گراؤنڈ ورک شروع ہوا, وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی, تو کیا دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز جو بھی پاور میں ہوں وہ اس کے اوپر ایک پلاک کاٹتی ہیں؟ تو بالکل کاٹتی ہیں, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, لیکن اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں, ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. بہرحال بات یہی ہے, تنقید کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ حکومت نئی تختیاں نہ لگائے. اگر کسی کو کریڈٹ بنتا ہے اس کو کریڈٹ دے دینا بہت ضروری ہوتا ہے. سسٹم سے نہ لائیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ سسٹم سے کیوں نہ لائیں, کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے, پھر یہیں سے اس پر بات کرتے ہیں. میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے, جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو, وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے. ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا. یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہ سسٹم سے کیوں اتنا نالا ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں, سسٹم سے نالا میرا خیال ہے نہ ہونا یہ ایک غلط بات ہوتی. سسٹم سے نالا ہونا میرا خیال ہے بہت ہی درست بات ہے. اور اگر پرائم منسٹر, اگر آپ یوں کہیے کہ پرائم منسٹر اگر تھوڑی سی کھل کے بات کرتے تو شاید سسٹم کو اس سے زیادہ گالیاں پڑتی, گالیاں تو نہ پڑتی, مطلب سخت سننا پڑتا, تنقید ہوتی. بات یہ ہے کہ ہمارا جو سم ہاؤ پرائم منسٹر کی یہ آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے ڈیپ پاکٹس ہیں تو آپ کا کام پاکستان میں نہیں رکے گا. پاکستان میں آپ کو سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن اگر آپ چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایسا لگے گا آپ کو کہ پوری کی پوری ریاست آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوئی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. یہاں پر اگر کسی کو میری اس بات پہ اعتراض ہو تو میرا ایک اوپن چیلنج ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سلائی مشین رکھ کے آپ کہیں کہ میں نے یہاں پہ سٹیچنگ یونٹ لگانا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس بجلی والا آ جائے گا. انہوں نے کہا جی آپ کمرشل یوز کر رہے ہیں اور یہ جو کمرشل میٹر لگے گا, دنیا میں کہاں کمرشل ریٹس ہوتے ہیں بھائی, یہ کہ ریٹ کریں بجلی کا, کہانی ختم کریں. آپ نے اس کو اب وہاں پہ آپ پیسے لگائیں. اس کے بعد آپ کے پاس ویسے تو 6 مہینے میں لگے گا, لیکن آپ کہتے ہیں تو جلدی کر دیتے. اس کے بعد آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی والا آ جائے گا. سوشل سیکیورٹی والا آ جائے گا, آپ اپنے بھائی کو, بیٹے کو, بھانجے کو, بھتیجے کو کام پہ لگا رہے ہیں. سوشل سیکیورٹی والا آ جائے گا کہ جناب آپ کو تو اتنے پیسے پڑیں گے, اگر نہیں پڑیں گے تو اگر آپ نہیں دیں گے یا مجھے نہیں دیں گے تو پھر میں آپ کو تباہ و برباد کر دوں گا. میں نے ایسے کارخانے برباد ہوتے دیکھے ہیں. اور یہ پرویز مشرف کو کریڈٹ اگین جاتا ہے. آج یہ اللہ خیر کرے, بار بار زبان پہ ان کا نام آ رہا ہے. خیر, پرویز مشرف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ پابندی لگا دی اس پہ. اچھا, کہ کوئی جا کے انسپیکٹر وزٹ نہیں کرے گا. یہاں پر حالت یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ رزاق داؤد صاحب نے بتایا کہ بہت بڑا رحیم یار خان میں جو بہت بڑی کمپنی ہے, فورن کمپنی ہے, اس کا پلانٹ تھا صابن بنانے کا اور اشیاء بنانے کا. وہاں پہ ایئر ڈیفنس کا یہ سول گیا. اس نے کہا جی کہ جناب آپ مجھے خوش کریں. انہوں نے کہا ہم آپ کو کیسے خوش کریں؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ خوش کریں. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کر سکتے. انہوں نے ان کا چلان کر دیا. چلان کس بات پہ کیا کہ آپ کی طرف ریت کی بالٹیاں نہیں پڑی ہیں.
हालांकि उस फैक्ट्री में मोस्ट मॉडर्न आग बुझाने का सिस्टम मौजूद था। उसने कहा रेत की बाल्टियां आग बुझाने के काम आती। कोई ना कोई जवाब जब आपके ब्यूरोक्रेसी का रवैया ये हो, और ब्यूरोक्रेसी का अमूमी रवैया ये है कि कोई बिजनेसमैन जाता है तो पहले उसको समझते हैं ये चोर है, उसके बाद उससे गुफ्तगू शुरू करते हैं। एफबीआर का रवैया ये है, आपकी ब्यूरोक्रेसी का रवैया ये है, आपके छोटे से छोटे सरकारी एहलकार का रवैया। और माफ कीजिएगा साद रसूल साहब, मुझे आप रोक दीजिएगा ये बात करते हुए कि अगर मैं वो हद क्रॉस करूं कि मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि अदालती रवैया भी है कि अदालतों में जिस तरह आप डिसिक्रेशन, जिस तरह गैर मुकद्दस दस्तावेज मुआहदे को कर दिया गया है, आप मुआहदा कर लें, आप अगर रिसीविंग एंड पे हैं तो आप कोई चीज ले नहीं सकते। आप अदालतें मुआहदे को नाफिज नहीं करती, तो जब आप अदालतें मुआहदे को नाफिज नहीं कर रही होंगी तो कोई पागल है जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा या कोई बिजनेस करेगा। ठीक है, अगर मुल्क की वजीर आजम अगर सिस्टम से और हाँ लास्टली, और अगर आप बिजनेस कर लें तो फिर शहजाद अकबर जैसे लोग होंगे जो आपके खिलाफ झूठी सच्ची रिपोर्टें बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को गुमराह करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर आपका बिजनेस बर्बाद करेंगे। जी साहब, आपका कमेंट। देखिए हबीब साहब की बात दुरुस्त है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का, हमारा जो अदल का निज़ाम है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्टिवली सिस्टम है, उसके अंदर बहुत से मसाइल हैं और ये सिस्टम नहीं चल रहा। कैसे, मतलब इसकी कोई दो राय नहीं। अगर मैं छोटी छोटी बात करूं कि इस तरह के अब वो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज की वजह से पूरी बात भी नहीं हो सकती। इस तरह के मैं 1 नहीं 10 नहीं 100 के करीब लोगों को जानता हूं जो इस वक्त हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में बैठ के कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब मैं बगैर नाम लिए कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल की, कहा कि जी ये प्रोजेक्ट इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान के मुफाद में है, बिल्कुल डायरेक्शंस पास कर दी, इसको इंप्लीमेंट करवाएं, क्यों नहीं करवाते? बाहर निकल के तो एक वो लॉ मिनिस्ट्री में लेटर जा रहा है, एक फाइनेंस में लेटर जा रहा है, प्रोग्राम में गौहर इजाज ने, एप्टमा के जो पैट्रन इन चीफ हैं, गौहर इजाज ने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हां कि ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं ऐसे ही है। और लेकिन जो सिस्टम की बात साथ साथ क्योंकि पूरे सिस्टम की बात हो रही है तो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं। हबीब साहब ने जहां से बात शुरू की थी कि इफ यू हैव डीप पॉकेट्स तो यू आर द सिस्टम। नहीं यू आर द सिस्टम। आपको शायद हमने इसमें पहले भी इस प्रोग्राम में बात की कि आपको पता है कि मंजूर कादिर काका, जिनका नाम फेक अकाउंट्स केस में और जरदारी साहब की JITs के अंदर बहुत ज्यादा लिया गया, जो KDA के किसी जमाने के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी या कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हेड भी थे। अच्छा। उनका कोड नेम, जरदारी साहब की कंपनी के अंदर उनके लोग बताते हैं उनका कोड नेम क्या था? क्या? सिस्टम। अच्छा। मंजूर कादिर काका जो कि प्राइमरी अक्यूज्ड हैं बहुत से केसेस के अंदर, उनका कोड नेम जरदारी साहब की महफिल के अंदर सिस्टम था। हबीब साहब मेरे से ज्यादा बताएंगे, वहां पे जाके देख के आ चुके हैं। हबीब साहब, अगर आपने वो काम करवाना था जो इसहाक डार साहब ने LDA की जमीन अपने घर के अंदर डलवाई थी और वो पार्क खत्म करवाया था, जिसके ऊपर आप 2 दफा प्रोग्राम करके आ चुके हैं, तो सिस्टम कितनी देर लेता है LDA की जमीन आपको देने के लिए? हबीब साहब और हबीब साहब की अगली 50 नस्लें ये लगी रहती तो ये काम नहीं होता, किसी गरीब आदमी के लिए काम नहीं हो सकता। तो सिस्टम हमारी ब्यूरोक्रेसी है, दुरुस्त बात है। सिस्टम हमारी अदालतों का सिस्टम है, दुरुस्त बात है। सिस्टम हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, दुरुस्त बात है। लेकिन सिस्टम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस ब्यूरोक्रेसी, अदालतों के सिस्टम और दीगर चीजों पे भारी हैं, क्योंकि उन लोगों की बात कर देनी ही सिस्टम है। और आप और मैं कंपनी रजिस्टर कराना कितना छोटा सा काम है। जी बिल्कुल। मुझे एक नौजवान जो बिजनेसमैन है वो बता रहा, कहता कि मैं कंपनी रजिस्टर करवाने गया तो मुझे कभी ये कागज, कभी वो कागज, कभी ये चालान, कभी वो चालान, और कहता है अल्टीमेटली मैं रुक गया। अच्छा। और मैं एक बड़े बिजनेसमैन के पास बैठा हुआ तो उनसे बात कोई शुरू हो रही तो वो अपने किसी साथ के किसी अपने कोलीग को कह रहे थे कि यार ये काम कर ले, तो उसने कहा कि नई कंपनी बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा बना लो, और साथ ही एक कागज निकाला। उन्होंने कहा हमारे पास 8-10 कंपनियां बनी पड़ी हैं ये कंपनी। मैं एक जुमला एक ऐसा प्रोजेक्ट, अगेन नाम नहीं लिया जा सकता बिकॉज़ ऑफ अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और साख से कनेक्टेड है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेसिफिक ऑर्डर्स देने के बावजूद पिछले 3 महीने से कोई सालिम के पास एक चाइनीज प्रोसलिन का कारखाना लगना है, ठीक है, और वहां पर वो कारखाना नहीं लग पा रहा। आगे बढ़ते हैं, बहरहाल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वजीर आजम इमरान खान ने उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्काई इलेक्ट्रिक
एक ऐसा स्मार्ट सोलर सिस्टम जो न सिर्फ सूरज से आप वेलकम बैक नाज़रीन। कल तक जो अफवाहें थीं कि शायद उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है, अब वो अफवाहें दम तोड़ गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए और बुज़दार साहब आइंदा कोई शिकवा भी नहीं होना चाहिए। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा हैशटैग कप्तान का एतमाद बुज़दार। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो हबीब साहब, खैर आप कल भी कह रहे थे कि कोई कहीं नहीं जा रहा, वो दुरुस्त साबित हुआ। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहें। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आज़म को सोचने की बात यह है कि बार बार कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और बार बार इस तरह की खबरें उनकी अपनी पार्टी के अंदर से क्यों उठती हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुकाबले पर भी कोई लीडर पीटीआई में मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के फैसलों को बाईपास करके किसी और तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, या उनके चुनिंदा लोगों को रास्ते से हटा के अपना रास्ता हमवार किया जाए? क्या ऐसा है? ये तो आपको देखिए, बात यह है कि यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वज़ीर आला बनने की यानी ये केपी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और पंजाब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो समझते हैं कि उन्हें अपने अपने सूबे का कप्तान बनकर सामने आना चाहिए और वो वज़ीर आला के तौर पे पता नहीं कौन सा पहाड़ जो है ना वो तोड़ देंगे और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। हर बंदे को बनने से पहले यही जोम होता है। हर बंदे को यही है, बनने से पहले यही जोम होता है। अच्छा, हालांकि खुद आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें हुकूमत से बाहर रह के बाहर अंदाज़ा नहीं हो रहा था, हुकूमत के अंदर आए तो पता चला सिस्टम कितना बड़ा रुकावट है। तो बात यह है कि अब ये कौन कर रहा है? अब सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को उनका सुराग लगाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर को सुराग लगाने के लिए उनके पास तो 10 हाथ हैं, उनके पास बेशुमार इंफॉर्मेशन के सिलसिला है, लेकिन कुछ लोगों की निशानदेही जरूर की जा सकती है। अच्छा। अब आप नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की निशानदेही जरूर की। नाम बता दें तो शायद नहीं, नाम नहीं बताने। अच्छा? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जो जाते हैं और जाके उन्हें बताते हैं कि जनाब मेरी वजारत तो बड़ा कमाल काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, वो वहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जनाब आप ऐसे देखें तो अगर मैं ये कर दूं तो अगर ये काम ऐसे हो जाए। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने उस्मान बुज़दार से पूछा कि उस्मान बुज़दार साहब, ये जो साहब मेरे पास आए थे इन्होंने तो बड़ी माकूल बात की थी कि इन्होंने तो कहा था कि आप उस रास्ते में रुकावट हैं। उन्होंने कहा हजरत आप इस फाइल के फलां पेज पे देखें कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि जनाब ये मामला इतना सादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब की काबीना में उनका अपनी काबीना से रिलेशनिंग पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। आप सारे सेक्रेटरीज की अक्सर तादाद उठा के देख लें, आपको हर वजारत में सेक्रेटरियों की तब्दीली हर दूसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने आपको सेक्रेटरी तब्दील होते हुए नजर आ रहे होंगे। जब आप इस तरह अपने डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी, चुके अथॉरिटी तो चीफ मिनिस्टर है, जब इतनी तेजी से आप सेक्रेटरी तब्दील करेंगे तो आप किसी वजीर से पूछ सकते हैं कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। अब जब ऐसी सूरत होगी, मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट है, उसने चाहा कि अपने ऑफिसर्स को लम्स में ट्रेनिंग करवा लें। अब मामला क्या हुआ कि जिन सेक्रेटरी साहब ने वो समरी बनाई, समरी बना के वो चेंज हो गए। सही। अच्छा, वो लम्स तक गई, लम्स वालों ने ओके किया, बाबर अली साहब ने, तो उन्होंने ओके किया तो अगले सेक्रेटरी ने बात की, वो नए सिरे से कहानी शुरू कर दी। अभी उन्हें समझाने का टाइम आया था कि तीसरे सेक्रेटरी आ गए और इत्तफाक से जो पहले सेक्रेटरी थे फिर वो चौथे सेक्रेटरी बन के आ गए। अच्छा। तो अब आप जरा तसव्वुर करें ना कि जब इस तरह काम चल रहा होगा तो आप क्या डिलीवर कर सकेंगे? मेरा ख्याल यह है कि उस्मान खान बुज़दार को इस बात पे गौर करना होगा कि उनके खिलाफ बार बार अगर ये चीजें उठ रही हैं तो इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, कुछ गलतियां उनकी भी हैं, कुछ मामलात पर उन्हें भी नजर रखनी है। तो जब तक ये उस्मान बुज़दार यहाँ पे हाउस इन ऑर्डर करें और इमरान खान साहब अपनी पार्टी का हाउस इन ऑर्डर करें तो तब जाके ये मामलात जो हैं वो ख़त्म होते हैं। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि लाहौर का एक घर है सरकारी, जहाँ से इस तरह की खबरें निकलती हैं कि जनाब ए जा रहा है तो वो आ रहा है।
مطلب خود سے ایسی خبریں جو ہے سامنے لائی جاتی میں ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح. جو بات حبیب اکرم صاحب کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, اگر ایک اینڈ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو آپ کے اینڈ میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. دیکھیے میں عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کی فرام ٹائم ٹو ٹائم تنقید کرتا رہا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں پنجاب میں گورننس کم از کم جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اس سے بہتر تھی. لیکن میرا اس پہ تھوڑا سا حبیب صاحب سے مختلف پوائنٹ آف ویو ان کی بات سپورٹ کرتے ہوئے. ایک تو عثمان بزدار صاحب کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اس طرح کے 1985 سے شروع کیے ہوئے کوئی سیاستدان نہیں ہے جس کو کہ ساری جو ہماری اسٹیبلشڈ پنجاب کی جو سیاست کی جنتا ہے وہ اس کو فوراً ایکسیپٹ کر سکے. ہمارا انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر جو چیف منسٹرز جو جب سے پہلے رہے ہیں, خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہوں, خواہ وہ پرویز الہی صاحب ہوں, وہ اس طرح کی پالیٹکس سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو 1980s کی دہائی سے یا اس سے بھی پیچھے ٹریس کر سکتی ہے, لیکن 80s کی دہائی سے تو وہ اپنے آپ کو ٹریس کر سکتی ہے, اس سے پیچھے اپنے والدین کی جنریشنز کو بھی ٹریس کر سکتی ہے. یہ ہماری جنرل پالیٹکس رہی ہے. میرا اس میں جو ایک تھوڑا سا کنسرٹڈ خیال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں میں تقریباً, حبیب صاحب 3 دہائیوں سے بھی زیادہ, 1985 سے آنورڈس کی بات کر لیتے ہیں, 3.5 دہائیوں میں جب بھی پنجاب کے اندر پنجاب سینٹرک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت بنی ہے, اور وہ صرف 2 دفعہ بنی ہے, وہ صرف 2 پارٹیز ہیں, ایک پی ایم ایل این اور ایک پاکستان مسلم لیگ کیو کی جب گورنمنٹ تھی. یہ دونوں پارٹیز پنجاب سینٹرک پارٹیز ہیں, نہیں پنجاب میں ان کا مین ہیڈ کوارٹر ہے یا مین وہ ان کا زور ہے. تو وزیر اعلیٰ ایسے تھے جن کو کہ شفٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا تھا شہباز شریف کو چینج کر دیں, کیوں نہ کسی اور کو بنا دیں, شہباز شریف کو چینج کر دیں, کیوں نہ کسی اور کو بنا دیں. پر پرویز الہی صاحب کے وقت بھی اس طرح کی زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی. جب بھی پنجاب میں کسی ایسی پارٹی کی گورننس آئی ہے جس کی کہ سینٹر آف پاور پنجاب سے دور رہا ہے, تو پنجاب نے کوشش کی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو بھی ہو آج نہیں اس کو چینج کر دیں, اس کو چینج کر دیں. پیپلز پارٹی کے دور میں حبیب صاحب ایسے ہی ہوتا رہا, 1990s کی دہائی میں, پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے 2018 کے آنورڈز کی دہائی سے. میری بائی دی وے میں اس میں صوبے کی تفریق کی بات نہیں کر رہا, میں اس میں پروونشلزم کی بات نہیں کر رہا. پنجاب کسی وجہ سے یا لیڈر کو ایکسیپٹ کرتا ہے, پنجاب کی جو پالیٹکس کا جو کلچر ہے, اگر عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں تو کیا پنجاب کے اندر کوئی بات ہوگی کل کو کہ, اور یہی پرفارمنس ہو, یہی سیکرٹریز ہوں, یہی منسٹر ہوں, اگر عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ ہوں تو کوئی بات نہیں ہوگی. پنجاب کسی وجہ سے, پنجاب کی سیاست یا تو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا اس کے چھوٹے بھائی کو پرویز الہی صاحب کے سچویشن میں بھی اور شہباز شریف صاحب کی کوئی سچویشن میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہے چیف منسٹر, اور اگر وہ خود نہ ہو یا اس کا چھوٹا بھائی نہ ہو تو پنجاب ہمیشہ ہی کہ کیوں نہ تھوڑا چینج کر دیں کہ پالیٹکس ایک اور ایسپیکٹ جو ہے نا وہ اس میں ہے. مجھے ایک دفعہ شمشان بخاری صاحب جو وزیر بھی ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ان کی ایک آڈیو ٹیپ بھی آئی تھی جس میں وہ ایک ڈاکٹر کو دھمکیاں دیتے ہوئے پائے گئے تھے. تو شمشان بخاری صاحب نارملی ایسا نہیں کرتے, لیکن اس دن پتہ نہیں یا شاید ایسا ہی کرتے ہوں گے. اچھا خیر, شمشان بخاری ایک دن کہنے لگے کہ یہ جو خانے وال سے ادھر کے لوگ ہیں یہ خانے وال سے ادھر کے لوگوں کے بارے میں کچھ مختلف اوپینین بھی رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تفریق بھی کسی نہ کسی درجے میں عثمان خان بزدار کے خلاف کہیں ایکٹیو رہتی ہے. بہرحال بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو صارفین پر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے, اس کی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت عوام جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پھنسی, حکومت نے اس پر ایک اور بوجھ ڈال دیا ہے. بجلی کے بلوں میں جو ہم پی ٹی وی کی فیس 35 روپے دیا کرتے تھے اب ہمیں 100 روپے دینا پڑے گی. اس طرح صارفین کو سالانہ 21 ارب روپے کا اضافی بوجھ صارفین پر ڈالا گیا ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. سابق ایم ڈی پی ٹی وی محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھائی صاحب کیا وجہ ہے, کیا پی ٹی وی خود ارن نہیں کرتا, اور جو ارن کرتا ہے کیا کوئی پی ٹی وی میں سوراخ ہے, سارے پیسے وہاں چلے جاتے ہیں کہ جو 35 روپے عوام سے لیتے تھے اب 100 روپے لیا کریں گے؟ اور دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں ویری کوئکلی. ایک تو کیپیسٹی کرائسس ہے ڈیفینیٹلی, اور وہاں پہ اسٹافنگ وغیرہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز پلاننگ میں اور ایگزیکیوشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پی ٹی وی کا ماڈل کیا ہے. یہ ابھی ہائیبریڈ ماڈل ہے. ایک طرف وہ پی ٹی وی کو کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کی پروجیکشن کریں, سارے کام کریں,
जलसे भी दिखाएं, वजीरों की तकरीरें भी सुनाएं, सब कुछ सुनाएं, दिखाएं, दुनिया जहां के प्राइम मिनिस्टर के ट्रिप्स दिखाएं। दूसरा कहते हैं आप कमाएं भी खुद, और ड्रामा जहाँ से हैं उसकी भी लेन है। जब प्राइवेट सेक्टर का टेलीविजन आता है, जैसे अब हम सारे प्राइवेट सेक्टर में हैं, हमारे पैसे कोई कदगन नहीं है, हमारे एंटरटेनमेंट अगर चैनल्स हैं या दूसरे हैं तो हमारा उसके ऊपर कदगन किसी किस्म की नहीं है। तो मालिक साहब ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या पीटीवी में इतनी सख्त है कि इसको कोई मॉडल तब्दील करके ये वाकई खुद कमा सके, या इसको स्टेट टेलीविजन के तौर पे इसका जुर्माना भरते रहे? देखिए यही मैं पहले बात कर रहा था ना कि पहले तो ये आप फैसला कर लें कि बीबीसी का मॉडल है कि कौन सा मॉडल है। अगर तो पीटीवी ने कमा के चलना है, खुद कमाना भी है, फिर ये और अगर पीटीवी ने को आपने देना है तो फिर उसको रियासत की टेलीविजन के मुताबिक चलाएं, जिसमें प्रायोरिटीज हो, प्रोजेक्शन हो, पॉजिटिव डेवलपमेंट स्कीम्स की लोगों को एजुकेट करें, एग्रीकल्चर। मालिक साहब सवाल थोड़ा सा कता कलामी की माजरत, सवाल थोड़ा सा आई वांट टू आस्क इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये बातें तो हम एज एन एडवाइस देते हैं, अगर गवर्नमेंट ही सिर्फ गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे एक सेक्रेटरी लगा होता, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लोग लगा रही होती। हमने देखा कि पीटीवी के रिफॉर्म के नाम पे पिछले 10-1 साल के अंदर बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट्स को, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को फ्रॉम टाइम टू टाइम उस पोजीशन पे बिठाया गया जिस पे आप भी रहे, इस एंटिसिपेशन में कि पीटीवी को एक बीबीसी टाइप इंस्टीट्यूशन के अंदर टर्न कर दिया जाएगा जो कि स्टेट ओन्ड भी है इफेक्टिवली, लेकिन वो compete कर रहा है लोकल चैनल से भी, इंटरनेशनली भी। जी सर। आई कैन वेरी प्राउडली से कि जब मैं वहाँ पे आया था तो रोजाना लाइव मैंने शुरू किया था, ऑपोजिशन सारी बैठती थी, और जब एक फेमस स्पीचेज हुई थी पार्लियामेंट हाउस से, हमने डायरेक्टली टेलीकास्ट भी की थी, और उसकी मुझे पता है कि मैंने क्या कीमत चुकाई थी और कितना झगड़ा हुआ था। हाँ जी सर, आपने ऑडिट भी कराया था, यू डिड द फर्स्ट ऑडिट एज वेल, मुझे जो याद पड़ता है। एंड मैंने आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लॉसेस छुपा के रखती है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे भी कहा गया, भाई साहब, पंजाबी मुझे बंदे ने कहा, भाई साहब रहने दो, प्रॉफिट ही शो करो। मैं कहा नहीं, ब्रिंग द एक्चुअल अकाउंट्स आउट, ताकि तभी ऑडिटिंग होगी और तभी आप प्लानिंग कर सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग बड़ी जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऑटोनोमस बनाना है तो जेन्युइन किस्म का बोर्ड बनाइए जिसके अंदर पावरफुल लोग। सर इम्पेडिमेंट किधर है, कौन रोक रहा है इसको? व्हाट स्टॉपिंग इट फ्रॉम बिकमिंग? यूनियंस भी सुना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पर। देखिए, मेरा जब यूनियन के साथ शुरू हुआ ना, मेरा आते ही बड़ा झगड़ा हो गया। इट वॉज अ वेरी वेरी नास्टी कॉन्फ्रंटेशन मेरी हुई, लेकिन बाद में वही यूनियन मुझे सपोर्ट कर रही थी जब उनको पता लग गया कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, अक्रॉस द बोर्ड है, मेरिट चल रहा है, आई एम नॉट ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट। आप खुद काइंडली पूछ लीजिएगा। लेकिन यस, ये आपको प्रॉब्लम देना पड़ेगा। वहां पे कई एक एक गांव के 50-50 लोग भर्ती हुए हैं। इसको सही वो फैमिली चैनल इसलिए कहते हैं, कई जगह पूरी फैमिली हुई है। लेकिन ये मामूली चीजें हैं। असल चीज है साद, और आप सबको मैं बता रहा हूँ बीत, कि पहले तो गवर्नमेंट फैसला करे कि ये हाइब्रिड नहीं चल सकता। इसने क्या एज अ स्टेट टेलीविजन बीबीसी के मॉडल पे चलना है या इसने कमर्शियल बेसिस पे चलना है। ये जो है, ये जो चीजें ना बैसाखी है, कभी 50 रुपए कर दिए, 100 रुपए कर दिया, विदाउट प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी सारा जाया हो जाएगा। अभी आपके करोड़ों रुपए, टेंस ऑफ करोड़ अनपेड पेंशन के वहां खड़े हुए हैं, सब कुछ खड़े हुए हैं। अभी आपके राइट्स की पेमेंट्स आपने पुरानी नहीं की। ये तो पैसा आएगा और निकलेगा। अगर दिस इज अ राइट टाइम, ये बहुत बड़ा बूस्ट है। अच्छा ये बताइए मालिक साहब, एक बात कही जाती है कि पीटीवी को भी उसी तरह ओवर क्राउड करके तबाह किया गया जैसे स्टील मिल को किया गया, ज्यादा भर्तियां करनी, पीआईए को तबाह किया गया, इसमें भी भर्तियां इसी तरह ही। देखिए, ओवर जिसको कहते हैं ना, ओवर स्टाफिंग से ज्यादा बड़ा मसला है बैड स्टाफिंग का। अच्छा। आप यकीन मानिए, जब मैं वहां था तो मुझे पास ओपनिंग थी कि मुझे 4-5 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने थे, लोगों को प्रमोट करना था। आई मीन इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी टू से इट ऑन नेशनल टेलीविजन, लेकिन एक्चुअली आई कुड नॉट अपॉइंट एनीवन। नहीं मैं ढूंढ सका, सिफारिशें मेरे पास बहुत आई। मैंने कहा अपनी इज्जत बचाएं, टेलीविजन की इज्जत बचाएं, बस मैंने एक्टिंग चार्जेस ही रखे। आप यकीन मानिए मैं परमानेंटली नहीं अपॉइंट कर सका। क्वालिटी ऑफ पीपल इतनी पैथेटिक है। और यही टेलीविजन था जहाँ असर नजर जैसे जायंट थे, दूसरे लोग थे। ये ओवर द इयर्स पुराने जो बहुत अच्छे लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिटायर होते रहे, घरों को जाते रहे। बाद में किसी का रिश्तेदार, किसी का भांजा, किसी का नवासा, किसी का पोता वो भर्ती होता गया, एंड द एंटायर वेंट डाउन। और दूसरा एक चीज हमने ब्लॉक की थी, ये क्रॉस कार्डर प्रमोशंस। कोई भर्ती हुआ है, यकीन मानिए एक शख्स भर्ती हुआ था एज ए कातिब, और वो एज ए
IT डायरेक्टर बेचारे रिटायर हुए थे इससे। अब मैं उनका किसी की बात नहीं करता, लेकिन या तो आपने अपनी कैपेसिटी बिल्डअप की हो ना, आपने प्रोफेशनल स्किल्स की हो, तो बिल्कुल आप कहते हैं मालिक साहब यू नो ऑन दी वेरी सॉलिड assumption कि लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको हमेशा सुनते हैं, अगर आप 1 2 3 करके इसमें थोड़ी सी अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से सजेशन दे सकें कि क्या होना ज़रूरी है फॉर पीटीवी। एक आपने बात की कि एक तो प्रिंसिपल डिसीजन है वेदर इट शुड बी अ स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन या प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूशन, उसके बाद व्हाट आर सम ऑफ द अदर थिंग्स जो कि होनी ज़रूरी हैं? देखिए, पहली बात ये सबसे क्रिटिकल है, बिकॉज इसी में से फ्लो करेगी सारी स्ट्रैटेजी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसकी कमर्शियल स्ट्रैटेजी, प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज उससे पूरा नेचर ऑफ द बीस्ट ही चेंज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कहाँ खड़े हैं। उसके बाद अगर ऑटोनोमस आपने कर दिया हुआ है, द क्वालिटी ऑफ बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन बोर्ड्स में वो लोग होने चाहिए जो 2 मिनट के अंदर उनको झिझक ना हो, जस्ट लीव द जॉब एंड वो वॉक अवे, क्योंकि ये वॉलंटरी चीज है, ये कोई तनख्वाहदार नहीं है। यहाँ पे वो बंदा होना चाहिए जिसको परवाह ना हो, वो आए तो इस मोटिव से है कि मैंने अपनी बात करनी है, एंड आई डोंट केयर कि वक्त का वजीर आजम या वक्त का वजीर या वक्त का सेक्रेटरी क्या सोचता है। The secretary and the prime minister should be looking up to these people, बजाय इसके कि ये लोग उनकी तरफ देख रहे हो। तो मालिक साहब, क्वालिटी ऑफ बोर्ड फैसला करेगा और क्वालिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो आप चाहते हैं। मालिक साहब, अब पहले हम 7.5 अरब रुपए दे रहे थे, अब हम 100 अरब रुपए 21 अरब रुपया देंगे। आपके ख्याल में ये जो पैसे हैं क्या पीटीवी की हेल्थ का बाइस बन सकते हैं, या पीटीवी दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो सकता है फाइनेंशियली, अगर दूसरे हवाले से नहीं भी? तो देखिए, ये अगर इतने पैसे हमारे चैनल्स को मिल जाए ना, तो इतने पैसों की वजह से हमारे 7 चैनल चल पड़ते हैं। दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। हम सारे जितने 10-12 बड़े चैनल्स आप ले लें खुदा की कसम, वो एक सेंटर के अंदर ना, जो पीटीवी का इस्लामाबाद सेंटर है या पीटीवी का लाहौर सेंटर कराची, इसकी एक बिल्डिंग में हमारे 4 चैनल आ सकते हैं। अच्छा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रीटूल करने की जरूरत है, वाज वर्किंग ऑन इट। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रीटूल करने की जरूरत है, हॉरिजॉन्टल की बजाय इट हैज टू गो वर्टिकल। रिसोर्सेज वगैरह अगर प्लान नहीं होगा, क्लियर आइडेंटिटी नहीं होगी साथ, आप जो मर्जी करने डूब जाएगा। यू नीड टू क्लैरिफाई कि इसका स्ट्रक्चर रियासत का टीवी है या कमर्शियल है। मिक्स नहीं चलता, मिक्स हाइब्रिड सिर्फ गाड़ी चलती है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता। मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई एम श्योर कि जो सुन रहे थे वो इस बात से मुस्तफीद भी होंगे, एंड आई एम श्योर दे विल टेक योर ओपिनियन बहुत शुक्रिया अब्दुल मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एमडी पीटीवी। अभी सब क्लोजिंग के जाने बढ़ रहे हैं, उस तरफ जाने से पहले स्ट्रक्चर की तो बात होगी, क्या क्या तब्दीली की ज़रूरत है। आप कमा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, सुराख में जा रहा है, जहां भी जा रहे हैं, अवाम पर क्यों बोझ डाल दिया? ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, उसकी वजह यह है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पीआईए नहीं चल रही तो आप मेरी जेब से पैसे निकाल लें, जो कि मैं दे रहा हूं टैक्स की सूरत में। स्टील मिल नहीं चाह रही तो आप मेरी जेब से पैसे निकाल लें। और पीटीवी हम ना देख रहे हैं, ना पीटीवी कुछ इस काबिल चीज है जो दिखा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। और आप उसके नतीजे में पैसे, उसकी सजा जो है वो आप हमें दे रहे हैं और आम शहरी को दे रहे हैं, जिसका हक ये है कि उस तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन पहुंचे, छिनी हुई इंफॉर्मेशन पहुंचे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे। पीटीवी की किस इंफॉर्मेशन पे आपको भरोसा है? क्योंकि वो तो हुकूमत का भोपू बन के चलता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में वजीर आजम जहां बहुत सारे काम कर रहे हैं, उन्हें पीटीवी के बारे में सोचना चाहिए। मालिक साहब ने बहुत सही बात की कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जो अपने कद के साथ अपने पांव पे खड़ा हो सके, वो शायद बहुत सारे मसाइल को हल कर सही। अगर अपने दोस्तों को फिट करना है तो फिर जो मर्जी कर ले। अवाम जो है ना, अब वो बोझ ये बर्दाश्त करेगी, चाहे आप पीटीवी देखते हैं या नहीं देखते। हबीब साहब उन सियासतदानों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को फिट किया फ्रॉम टाइम टू टाइम पीटीवी के अंदर, माजी तक भी। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ये इमरान खान साहब के तो की तो अभी सिर्फ 2 साल गुजरे। इससे पहले के जो पहले के 5 साल थे, आप अगर उस पे पीटीवी की मैनेजमेंट के अगर आप कुछ लोगों के नाम हबीब साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, तो आपको एहसास होगा कि अगर वो हबीब साहब के शो के अंदर, इस शो के अंदर अगर वो हिस्सा लेना चाहें तो उनको मसला होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जो हमारे मसाइल, कुछ हमारे कॉमन मसाइल हैं, स्टाफिंग के, यूनियनाइजेशन के, ओवर एम्प्लॉयमेंट के, जिस तरह मालिक साहब ने कहा, रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट के, ऐसे लोग जो कि उस जॉब के लिए फिट नहीं है उनको वहां पे लगा दिया गया। ये हमारे पीटीवी में भी मसाइल हैं, दीगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस में भी मसाइल हैं। सवाल ये है कि मैं इस बात को नहीं मानता
کہ ایک اسٹیٹ رن ٹی وی اچھا ٹی وی نہیں ہو سکتا. ہم بی بی سی ہمارے سامنے سب سے بڑی اگزامپل ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا کا ایک اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن ہے جو کہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اس کو کریڈیبلٹی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. آپ پرائیویٹائزیشن سے پہلے کا اگر آپ الجزیرہ دیکھ لیں تو ایک افیکٹولی اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن تھا, ساری دنیا کے اندر دیکھا جاتا تھا. اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن اسٹرکچر کو امپروو کیا جا سکتا ہے. دنیا میں اس کے ایگزسٹنگ ماڈلز ہیں, ہم اگر نہ کریں کسی وجہ سے ان ماڈلز کو نہ اپنائیں تو وہی ہمارے مسائل ٹی وی فیس کے نام پہ لی جا رہی ہے. جانے پڑ رہے ہیں, پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.